आज चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अपना आज का जो टारगेट है वो आप देख सकते हो। अपना आज का टारगेट क्या है? ठीक है, अपना आज का टारगेट है जिसमें हम लोग प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग प्रबंध के बाद प्रबंध की विशेषता, उसके उद्देश्य, है ना, तो मैनेजमेंट के फीचर और उसके ऑब्जेक्टिव। आज का अपना टारगेट ये दोनों है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या मतलब कंटेंट ज़्यादा ही है, तो मैं जो है अभी प्रेफर करूँगा कि मैं करूँगा कमेंट बंद। ठीक है, और जो है हम लोग चुपचाप से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मैं कमेंट है जो तुम्हारे ऑफ कर दूंगा तो तुम लोग पढ़ पाओगे। चैप्टर का नेम यहाँ पर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, साथ में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो क्या, इंग्लिश वालों के लिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अरे यार कौन सी कलर, चलो वाइट लिख देता हूँ, ठीक रहेगा। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अपना चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। मैं कर रहा हूँ चैट बंद सर। हाँ, वो तो पहला हो गया ना, जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, आपको चैप्टर्स बताए, नोट्स बताए कैसे बनाने हैं, सारी चीज़ें बेसिक बेसिक जो बातें होती है जो तुम क्लास में ऐसे पूछते रहते हो ना, तो वो चीज़ मैंने वहाँ पर क्लियर करी थी। ठीक है, चलिए तो अब मैं जो है चैट्स को करूंगा बंद कि तुम लोग शांति से पढ़ो, वरना तुम लोग शांति से पढ़ने वाले हो नहीं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रबंध। ठीक है, ये जो लिखा है इसको भूल जाओ, जो मैं बोलूंगा उस पर ध्यान देना, जो मैं बोलूंगा वही एक बार में तुमको सारी बातें समझा के दे देगा। ठीक है, अब समझो प्रबंध का जो मतलब होता है ना, प्रबंध उसका इंग्लिश में होता है मैनेजमेंट। ठीक है, अब प्रबंध और जो मैनेजमेंट है, इसको इसका मतलब ही निकलता है कि खुद काम नहीं करना, दूसरों से काम कराना। हालांकि डेफिनेशन बोलती है कि खुद भी काम करना, लेकिन बेसिकली मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेज कर रहे हैं, दूसरों से भी काम करवा रहे हैं। ठीक है, खुद भी कर रहे हैं थोड़ा, लेकिन ये ज्यादा हिस्सा चला जाता है कि हम खुद नहीं, हम दूसरे लोगों का काम, दूसरे लोगों को देख रहे हैं, काम मैनेज कर रहे हैं, दूसरे लोगों को संभाल रहे हैं। ठीक है, वो होता है मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध करना। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? मतलब मैनेजमेंट का मतलब ही है कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना, है ना, कि हम खुद नहीं करेंगे, दूसरे से करवाएंगे। अब दूसरों से क्यों करवाना, अब ये जो दूसरों से काम करवाने की जो है ना, ये दूसरों से काम करवाना एक आर्ट है, क्या है, एक कला है कि आप दूसरों से काम कैसे निकलवाते हो। क्योंकि देखो, किसी से काम निकलवा पाना इतना आसान थोड़ी, तुम भी जानते हो ना कि किसी से काम निकलवा पाना, किसी से मतलब निकलवा पाना कितना मुश्किल है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा टफ हो जाता है कि हम दूसरे इंसान से काम निकलवा रहे हैं। ठीक, तो ये जो होता है मेरे दोस्त कि यहाँ पे बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, दूसरे से जो है काम निकलवा पाना बहुत बहुत टफ होता है, इसीलिए इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। और जो ये मैनेजमेंट, प्रबंध, ठीक है, ठीक है, प्रबंध और जो मैनेजमेंट की प्रक्रिया, यानी कि मैनेजमेंट और प्रबंध को जो करता है उसको प्रबंधक यानी कि मैनेजर बोलते हैं। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, यहां तक बात समझ में आई। अब एक और बात मेरी समझना, ठीक है, ये जो प्रबंध है ना, ये ड्राइवर है किसका, कंपनी का। जैसे कंपनी गाड़ी है, ठीक है, और ये प्रबंध ड्राइवर है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ड्राइवर है। ये इसके बिना, अब देखो बिना ड्राइवर के गाड़ी चल सकती है, तो तुम बोलोगे नहीं सर, वैसे ही बिना प्रबंध यानी कि बिना मैनेजमेंट के कार या बाइक कुछ नहीं चलेगी, है ना, वैसे बिना मैनेजमेंट के बिना कंपनी नहीं चल पाएगी, समझे ना। तो ये चीज है। अब सारी बातें यहां पर वही लिखी है, देखो एक बार रीड करोगे तुमको सारी बात समझ में आएगी। ठीक है, मैं एक एक लाइन रीड करूंगा, बहुत टाइम लगेगा, मैं मेन मेन हेडिंग्स तुमको रीड करवाता हूं। देखो क्या है, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के प्रयासों को नियोजित, समन्वित, प्रेरित और नियंत्रित किया जाता है ताकि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, यह एक मार्गदर्शक, मार्गदर्शक मतलब ये बताता है कि करना क्या है। ठीक है, और प्रबल शक्ति है जो संसाधनों को प्रभावी ढंग से संगठित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी क्रियाएं वांछित परिणामों के साथ पूर्ण हो। वांछित का मतलब क्या होता है, जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज, साथ ही यह विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अध्ययन का विषय भी है। वही चीज को इंग्लिश में लिख के दे दिया है। ठीक है, कि मैनेजमेंट मीन्स द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर पीपल, यानी कि मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरों से काम करवाना। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, दूसरों से काम करवाना। एक मिनट रुकना, मेरे पे इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं तुमको करता हूँ, मतलब 1 मिनट बस।
हेलो हेलो। तो प्री ठीक है, मैनेजमेंट आर्ट ऑफ तो ये इसका मतलब भी वही है, ठीक है, मैनेजमेंट आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर, यानी कि ये एक आर्ट है जिससे में हम दूसरों से काम निकलवाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेस इन विच द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्लान्ड, कोऑर्डिनेटेड, मोटिवेटेड एंड कंट्रोल्ड टू अचीव प्री डिटरमाइंड। अब ये प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी लिखा है कि निर्धारित उद्देश्य। इसका देखो, प्री डिटरमाइंड मतलब होता है ना कि पहले से तय किया हुआ है ना, निर्धारित मतलब कि हम पहले निर्धारण कर चुके थे, उद्देश्य मतलब कि हम करना क्या चाहते हैं। तो प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से, यानी कि निर्धारित किया हुआ है, और ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, गोल, है ना, कि जो हम हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये पूरी बात वही बोल रहा है। इट एक्ट्स एज अ गाइडिंग एंड पावरफुल फोर्स दैट ऑर्गेनाइजेस रिसोर्सेज इन एन इफेक्टिव वे एंड इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड विद डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझिए तुमको। अलॉन्ग विद दिस, यानी कि सीधा मतलब मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन डिफरेंट, इसको छोड़ दो, ये तो आगे समझ में आ जाएगा। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई है? एक बार जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से, यहां तक आप दोनों को मेरी बात समझ में आई? इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों को समझ में आई? यानी कि देखो, मैनेजमेंट का मतलब है दूसरों से काम करवाना, ठीक है। और ये क्या है, ये कंपनी के लिए ड्राइवर का रोल करता है, ठीक है, कंपनी के लिए ड्राइवर का काम करता है। और ये ध्यान रखना, मैनेजमेंट का काम जो भी व्यक्ति करेगा, प्रबंध का काम जो भी व्यक्ति करेगा, उसको प्रबंधक मतलब कि मैनेजर बोल देंगे। बात यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये तो बस मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट था, मतलब ये प्रबंध का अर्थ था। प्रबंध मतलब क्या होता है ना, प्रबंध का मतलब ये केवल केवल वही था, ठीक है। अब जो बात मैंने तुमको बताई है ना, वही चीज मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में आएगी। देखो एक बार रीड करो तो इसको, ये बताओ पढ़ के, खुद से पढ़ के बताओ, ये तुमको बात समझ में आ गई क्या? एक बार खुद से पढ़ के बताओ, ये तुमको बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आई? देखो क्या बोल रहा है कि अच्छा, एक कंपनी में, ठीक है, ठीक है, नहीं आया समझ में कि आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं, भाई इंग्लिश में भी तो पढ़ा रहा है यार। हाँ देखो कितना अच्छा दिमाग चलता है ना इनका। कॉल भाभी का था आयुष भैया, भाई मेरे कोई बड़े भाई नहीं है तो भाभी का कॉल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर मेरे कोई बड़े भैया होते तो भाभी का कॉल पक्का होता। मेरे कोई बड़े भैया है नहीं, ठीक है। और चुपचाप से कृपया करके पढ़ाई कर लो, ठीक, ठीक है भाई, चुपचाप से कृपया करके पढ़ाई कर लो, वरना फिर हो जाओगे ब्लॉग। हाँ सर इंग्लिश में पढ़ाओ ना, भाई इंग्लिश में ही तो पढ़ा रहा ना, उर्दू तो मैं नहीं बोल रहा, है कि नहीं। अब इंग्लिश में भी पढ़ाता तो तुम्हें हिंदी में बात मेरे को समझानी ही पड़ती, ठीक है। अगर इंग्लिश में भी पढ़ा रहा होता तो हिंदी में तुम्हें समझाना ही पड़ता। तो उर्दू फारसी तो मैं बोल नहीं रहा, ये तुमको समझ नहीं आएगा, है कि नहीं। सिंपल है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट का साफ मतलब इतना है ना, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बाबू ये बैच दोनों मीडियम के लिए है ना, है कि नहीं, दोनों मीडियम के लिए है, तो दोनों पे ही तो ध्यान देना पड़ेगा। आप इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आप चाहे कोई से भी मीडियम से हो। कौन कॉल कर रहा है यार ये नंबर से, ये बहुत कॉल आ रहा है, ये बस एक मिनट, क्लास खत्म होने दो तब। मैनेजमेंट का रिसोर्स इस्तेमाल करके अपने उत्पन्न आता है, रिसोर्स में पैती है कंपनी, ठीक है, तुम होते हैं, ठीक है। एक ऊपर नीचे कुछ नहीं, ऊपर नीचे बराबर है डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो प्रबंध की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखो एक कंपनी में ना बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। एक कंपनी में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तुम भी जानते हो, है ना। अब इन सभी लोगों से क्या होता है सर, इन सभी लोगों से काम करवाती है कंपनी, ठीक है। तुम कहीं जॉब करने जाओगे तो तुमसे भी तो काम करवाया जाएगा ना, तुमको भी तो काम दिया जाएगा ना। ये सारा काम किसका होता है, मैनेजमेंट का। कंपनी को चलाने का काम कौन करती है, मैनेजमेंट करती है, ठीक है। यानी कि ये मैनेजमेंट चाहती है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, ठीक है, जो भी संसाधन, रिसोर्सेस में क्या क्या आता है, रिसोर्स में पैसा आता है, इंसान व्यक्ति आता है, जमीन, बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो रिसोर्सेज में सारा कुछ आ जाता है, संसाधन में सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट चाहती है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, जो भी संसाधन है, हम उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर ले, मतलब हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करके अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर ले। अब हर एक कंपनी का जो होता है ना, अलग अलग उद्देश्य होता है सर, कैसे,
देखो, कोई कंपनी चाहती है कि मेरा सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, कोई कंपनी चाहती है कि हम नंबर 1 कंपनी बन जाए, कोई कंपनी चाहती है कि अभी तक लॉस हो रहा था प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, है ना। तो हर कंपनी का उद्देश्य, गोल, ऑब्जेक्टिव जो भी बोलो अलग अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता है, ठीक है। अब सारी कंपनी ना इसी गोल को अचीव करने के लिए काम कर रही होती है, ठीक है। तुम ही सोचो, तुम अभी 12th में आए हो, तुम 90% लाने के लिए तो इतने अच्छे से पढ़ोगे, सिंपल बात है। अब तुम्हारा एक टारगेट होगा कि मेरे को आगे सीए बनना है, सीयूटी क्रैक करना है, तभी तो तुम अच्छे से पढ़ोगे ना। अगर तुम्हारा गोल ही नहीं होगा तो तुम अच्छे से क्यों पढ़ोगे, सीधी बात है। तो सारी कंपनी इस गोल को, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही काम कर रही होती है। और कंपनी में क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो सभी से काम करवाने की प्रक्रिया ही कला है, ठीक है। तो देखो, आधुनिक अवधारणा यानी कि न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर तीन तीन चीजें, ठीक है। एक आपको प्रक्रिया पे देखना होगा, दूसरा जिसमें मानव एवं अन्य संसाधनों का प्रभावी और कुशलतापूर्वक, ठीक है, उपयोग करके विशेष उद्देश्य, देखो उद्देश्य पता लग गया ना, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो ये हासिल करना चाहती है, उसको प्राप्त किया जाता है, ठीक। यानी कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज अ, क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इन विच ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सर आपने ये 1 2 3 क्यों लिख दिया है, बताता हूं। टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब कि इनका एक गोल होता है जो ये लोग बता के रखते हैं। मतलब देखो, जब भी कंपनी में तुम जाओगे ना तो तुमको कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया जाता है कि कंपनी करना क्या चाहती है। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि अगर तुमको पता नहीं होगा ना कि कंपनी क्या करना चाहती है, मेरा इसमें क्या किरदार है, होता है ना, मेरा क्या रोल है, मैं इसमें क्या रोल निभाऊंगा, तो तुम ढंग से काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे कंपनी चाहती है कि आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें, मतलब आप प्रभावी और कुशलतापूर्वक तरीके से काम करें, ठीक है। अब यहाँ पे 3 टर्म है, एक प्रक्रिया, एक प्रभावी, तीसरा कुशलतापूर्वक, यानी कि प्रोसेस, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। ये तीनों टर्म को समझना जरूरी है, आपको बात पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रक्रिया का मतलब होता है ना कि कुछ ऐसे चरण जिनको करके ही तुम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाओगे, ठीक है। मतलब इन प्रक्रिया में कुल कितनी होती है, तो कुल प्रक्रिया जो है ना, याद रखना, कुल प्रक्रिया 5 होती है। 5 कौन कौन से, POSDC, ठीक है। कुल प्रक्रिया कुल 5 होती है, यानी कि POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 प्रक्रिया है, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, नियुक्तिकरण और निर्देशन। ये 5 प्रक्रिया, ये 5 प्रोसेस को करने के बाद ही तुम अपने गोल को अचीव कर पाओगे, क्योंकि ये पांचों जो प्रोसेस है ना, ये जो पांचों प्रक्रिया है आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। आपस में जुड़ी हुई है, मतलब तुम कोई एक प्रक्रिया को भी इसमें से छांटोगे ना तो तुम्हारे उद्देश्यों की प्राप्ति तुमसे नहीं हो पाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात, ये चीज, ठीक है। अब देखो, प्रभावी और कुशलता पूर्वक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे देख लो, मैंने वो लिख के भी दिया, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रभावी और कुशल प्रदर्शन, ठीक है। तो प्रभावी का मतलब होता है ना कि आपको जो काम दिया गया है आप उसको सही तरीके से और सही लागत मतलब खर्चा पे करें। मतलब जैसे तुमको काम मिला, ठीक है, तुम्हारी मम्मी ने बोला कि बेटा जाके मार्केट से सब्जी ले आओ, ठीक है, 1 घंटे में लेके आ जाना। और अगर तुम 1 घंटे में लेकर के आ गए तो तुम क्या हो, तुम इफेक्टिव हो, मतलब तुमने काम को सही समय पे पूरा किया, ठीक है। तो देखो, कुशलता का मतलब क्या है, यहाँ पे आप ध्यान दे दो, ठीक है। कुशलता का मतलब है, कुशलता का अर्थ है संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण एवं लागत प्रभावी उपयोग करना, ठीक है। मतलब कि एफिशिएंसी का मतलब है, देखो क्या है यहाँ पे, एफिशिएंसी है ना, इसको सी से याद रखना, सी, ठीक है। सी मतलब कॉस्ट, तो जो भी काम मिला है उसको सही कॉस्ट में, ठीक है, मतलब कम से कम खर्चा में पूरा करके दे देना, ठीक है। सी मतलब कॉस्ट। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है, यहाँ पे टी है ना, तो ये होता है टाइम के लिए, ठीक है, ये होता है टाइम के लिए, ठीक है। देखो, एफिशिएंसी में होता है कि कम कॉस्ट में काम अच्छे से करके देना, और इफेक्टिवनेस में होता है कि काम को सही समय पे पूरा करके दे देना, ठीक है। मतलब सर यहाँ पे समझो कि हर एक प्रबंधक को ना कुशलता पूर्वक काम करना होता है, और प्रभावशीलता से, मतलब प्रभावशीलता में होता है कि आपको जो काम मिला है आप उसको सही समय पे भी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि काम को सही खर्च में करना और सही समय पर करना दोनों बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे तुम्हें एक बात बताओ, अगर तुमने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, ठीक है, और वो खाना तुम्हारे पास समय से तुमको मिला बहुत बढ़िया बजट में, ठीक है, एकदम सही बजट में सही प्राइस पे खाना मिल गया, लेकिन क्या अगर तुम्हारे पास वो खाना समय पे नहीं पहुंचेगा तो तुमको संतुष्टि होगी, तुम्हें खुशी होगी, जरा भी बोलो तो एक बार जल्दी। तुम्हें नहीं होगी। अगर खाना समय पे मान लो लेट हो गया, 15-20 मिनट लेट हो गया वो आने में,
है कि नहीं? अगर वो 15-20 मिनट लेट हो जाता है तो क्या तुम्हें खुशी होगी? तुम्हें नहीं होगी, तुम चिढ़ जाओगे, तुम गुस्सा जाओगे कि यार लेट कैसे हो गया, है ना? तो वही तो है कि जो भी काम मिलता है ना उसको समय पे पूरा करना बहुत जरूरी होता है और सही लागत यानी कि सही कॉस्ट में पूरा करना जरूरी होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये चीज तो देखो, प्रभावशीलता और कुशलता परस्पर संबंधित यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि यदि कुशलता की अनदेखी की जाए तो प्रभावशीलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ठीक है, यानी कि साफ बोल रहा है, एफिशिएंसी मींस इंटेलिजेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, whereas effectiveness means taking the right decision and successfully implementing them। ठीक है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आर इंटर रिलेटेड यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं। बिकॉज इफ एफिशिएंसी इज इग्नोर्ड, अगर एफिशिएंसी को इग्नोर करोगे तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अचीव इफेक्टिवनेस। अगर तुम एफिशिएंसी इग्नोर करोगे ना तो तुम इफेक्टिव नहीं बन पाओगे। समझ में आ रहा है? मतलब अगर तुम सोचोगे कि हम कम खर्च में थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो जाए लेकिन मेरा टारगेट पूरा हो जाए, तो तुम्हारा काम समय पे पूरा नहीं होगा, ये जान लो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि एक मैनेजर को ये दोनों लेके चलना होता है। समझ में आई मेरी बात? यहां तक मेरी बात समझ में आई? अब देखो प्रक्रिया क्या है। ठीक है, प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है कि हाँ, प्रक्रिया है कि प्रबंध एक सतत सतत मतलब जो कंटिन्यूस, ये आगे पता चलेगा। स्लाइड इसको छोड़ दो अभी, ये वाला पॉइंट पेंडिंग रखो, आगे समझ जाओगे। ठीक है, बस इतना समझो ना, प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस का मतलब ही होता है ना कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, बिना इसको किए तुम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति, गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आता है इसके बीच में अंतर। ठीक है, प्रभावशीलता और कुशलता यानी कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में अंतर, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। ठीक है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब सबसे पहले अर्थ और अवधारणा यानी कि मीनिंग और कॉन्सेप्ट बोल रहा है। ठीक है, तो तुम यहां पर ध्यान दे लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, अरे ज्यादा ही है। ठीक है, देखो अब क्या है, प्रभावशीलता से क्या मतलब है? प्रभावशीलता से मतलब है काम को समय पर पूरा करने, है ना? प्रभावशीलता का मतलब ही है कि काम को समय पर पूरा करना। ठीक है, चाहे उसको पूरा करने में कितनी ही लागत क्यों ना आ जाए। ठीक है, कुशलता में क्या है? कुशलता में है कि भाई काम को न्यूनतम लागत, काम को न्यूनतम लागत यानी कि कम से कम खर्च और संसाधनों का अपव्यय किए बिना सही ढंग से पूरा करने से होता है। समझे यहां तक? यानी कि इट मींस कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। ठीक है, इसका मतलब काम को समय पे पूरा करो, इसका मतलब है काम को मिनिमम, कम से कम कॉस्ट में करो। ठीक है, तो इट मींस कंप्लीटिंग द वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे विथ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, एंड विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बिना रिसोर्सेज की बर्बादी किए। अब आगे बोलता उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव, तुम इसको करने का मतलब क्या है, ये क्यों ही करते हैं, है ना? क्वेश्चन आएगा ना सर, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होना ही क्यों चाहिए। ठीक है, तो ये वही बता रहा है। तो देखो, यह अंतिम परिणाम को समय पर प्राप्त करने से संबंधित होता है। ठीक है, यह और ये जो है कुशलता लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित है, अर्थात कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त करना। ठीक है, यानी कि इफेक्टिवनेस जो है कंसर्न विथ अचीविंग द फाइनल रिजल्ट ऑन टाइम, यानी कि इफेक्टिवनेस में जो होता है ना भाई, कि तुम फाइनल रिजल्ट, जो तुम्हारा रिजल्ट है, तुम उसको समय पर पूरा करो। ठीक है, किसी तरीके से तुम अपने गोल को सही समय पे कर दो। ठीक है, जैसे होता है ना, तुम एग्जाम देने गए, 3 घंटे में किसी तरीके से पेपर लिखना है तो लिखना है, यही गोल हुआ ना, ये उसी के बारे में बात करता है। ठीक है, और ये कंसर्न है किससे? विथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कि कम से कम कॉस्ट में हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। अब देखो, तुम ही बिजनेस चालू करोगे, ठीक है, तो तुम क्या चाहोगे? जितना कम खर्चा हो उतना बढ़िया और जितना ज्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि जितना कॉस्ट होगा वो तुम्हारे प्रॉफिट में से घटेगा। कैसे? मान लो तुम्हारे प्रोडक्ट बनाने में 40 रुपए होते हैं। ठीक है, 40 रुपए का तुम्हारे प्रोडक्ट को बनाने में 40 रुपए लगते हैं और तुम 70 रुपए कमा रहे, 10 रुपए तुम खर्चा दे रहे हैं, तो बच कितना रहा तुम्हारे पास? 40 तो तुम्हारा खर्चा ही जा रहा और अलग से, है ना? तो बचा तुम्हारे पास कितना? देखो समझना, मैं तुमको बताता हूँ जैसे एक एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे मान लो, अरे यार, जैसे मान लो तुम्हारे प्रोडक्ट को बना, भाई क्या है, तुम्हारे प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, ठीक है, तुम्हारे प्रोडक्ट को मान लो इस पेन को बनाने की कॉस्ट यानी कि लागत 40 रुपए है। ठीक है, और तुम इससे इनकम ही कर पा रहे हो मात्र और मात्र 70 रुपए। ठीक, और इसमें से भी जो 10 रुपया है ना, तुम कोई अदर एक्सपेंस दे रहे हो मतलब दूसरा खर्चा। ठीक है,
ये कॉस्ट नहीं, दूसरा खर्चा है। तो तुम कमा कितना रहे हो, नेट तुम 60 रुपए कमा रहे हो। अब 60 रुपए में भी 40 रुपए तुम्हारा तो खर्चा है, क्योंकि अब 60 रुपए कमा रहे हैं तो 40 रुपए में से तो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो मेरे जेब में कितना बचेगा, केवल मेरा नेट प्रॉफिट तो 20 बचेगा, है ना। अब तुम सोचो, अगर ये कॉस्ट 20 रुपया हो जाए और तुम 70 ही कमाओ और 10 खर्चा दिए, 60 तुम्हारे जेब में, तो तुम्हारे पास अब कितना बच रहा है, 40 बच रहा है। इस केस में 20 बच रहा था। तो जैसे ही कॉस्ट कम होता है मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है ना। तो वही कह रहा है, समझे। उसका कहने का मतलब वही है कि कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, जैसे ही कॉस्ट कमता है प्रॉफिट अपने आप बढ़ता है, ठीक है। ये चीज आगे देखोगे फिर तो क्या है, मुख्य केंद्र। देखो ये जो है, ये समय पर लक्षित उत्पादन को प्राप्त करना इसका ध्यान होता है, ठीक है। और इसका जो है लक्षित उत्पादन को इसकी न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना, ठीक है। ये चीज तो ये फोकस करता है ऑन अचीविंग द टारगेट आउटपुट ऑन टाइम, यानी कि इसका होता है कि भाई जो मेरा आउटपुट है, जो मेरा टारगेट है, हम उसको टाइम पे पूरा कर दें। इसका फोकस होता है कि जो मेरा काम है हम उसको कम, बार बार वही बात रिपीट हो रहा है, ठीक है, कि हम कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके दे दें, ठीक है। तो ऑन अचीविंग द टारगेट ऑन आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। डन होगी बात यहां तक। एक बार मुझे चैट सेक्शन में प्लीज बता दीजिए सारे लोग, ठीक है। यानी कि अब समझ में आया, मैनेजमेंट का मतलब ही होता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट को ना दो तरीके से समझा जाता है। एक तो मैनेजमेंट में कुछ लोग होते हैं जो कंपनी को चलाने वाले लोगों को भी मैनेजमेंट बोलते हैं, लेकिन वो तुमको यहाँ पे नहीं समझना है, ठीक है। कंपनी को चलाने वाले लोगों को भी ना मैनेजमेंट ही कहा जाता है, लेकिन वो तुमको नहीं समझना, उसको इस तुम्हारे सिलेबस में एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है, प्रशासन बोलता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज तो अब ये है, अब यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब है कि तुम दूसरों से जो काम करवा रहे हो ना, वो काम सही कॉस्ट पे होना चाहिए और सही समय पर होना चाहिए, समझे। ये चीज समझ में आई मेरी बात यहां तक। यानी कि तुम जो दूसरों से काम करवा रहे हो वो काम सही कॉस्ट, यानी कि सही लागत, कम से कम लागत और सही समय पे पूरा होना चाहिए, ठीक है। ये चीज धीरे धीरे समझ आ जाएगा बाबू, होता है ना। देखो आज तुम पहली क्लास मेरे साथ कर रहे हो, है ना, तुम पहली क्लास मेरे साथ कर रहे हो, तो सीधी बात है थोड़ी दिक्कत तो आएगी ही, ठीक है, थोड़ी दिक्कत तो आएगी तुम्हें। सर इस प्रभावशीलता का मतलब एक तरह से समझ सकते हैं, कोई भी रिसोर्स को समय पर करो, और कुशलता का मतलब, हाँ बिल्कुल सही हो, इफेक्टिवली और एफिशिएंसी में से कोई नहीं, दोनों को प्रायोरिटाइज करना है भाई। दोनों, एक होगा और एक नहीं होगा तो काम पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सर क्लियर नहीं हुआ कुशलता के बारे में, कुशलता मतलब क्या था बताया तो भाई। बाबू ये मुझे नहीं पता, इसका जवाब मेरे पास नहीं, ईपीएस वाला, ठीक है। रिसोर्सेज में क्या नहीं आता है, रिसोर्सेज में क्या, देखो रिसोर्स मतलब क्या होता है, संसाधन मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें जो तुम्हारी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। अब जो तुम्हारे जरूरत में नहीं आता, जो तुम्हारे काम के जरूरत में नहीं आता, वो रिसोर्स में नहीं आएगा, सिंपल बात है। रिसोर्स का मतलब ही क्या है, जो मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, जो मेरी चाहत को, जो मेरी इच्छाओं को संतुष्ट कर रहा है, जो चीज मेरे काम में आ रहा है, जो नहीं आ रहा वो मेरे लिए रिसोर्सेज नहीं है। अब जैसे एक तुम अगर बिजनेस करोगे, तुम्हारे लिए पैसा रिसोर्स में आएगा, व्यक्ति है ना, जो हम लोग हैं, इंसान हो गया, तुम्हारे लिए रिसोर्स होगा, बिल्डिंग रिसोर्स होगा, लैंड रिसोर्स होगा, इलेक्ट्रिसिटी, सारा कुछ जो भी तुम्हारे बिजनेस को चलाने में लग रहा है वो सारा रिसोर्स है। ये लग रहा था मेरे को टेस्ट कर रहा है ना, कि देखते हैं आपको पता है कि नहीं। रिपीट कर दिया मैनेजमेंट, मैंने आप कॉन्सेप्ट वाला लिखना, अवधारणा वाला जो दिया है ना वो आपको लिखना है, ठीक है। आपको ये वाला लिखना है, अगर आप पूछ रहे हो कि कौन सा लिखें तो आपको ये लिखना है, ठीक है। ये नहीं, ये सारा कुछ नहीं, आपको केवल ये लिखना है, ठीक है, सिर्फ ये लिखना है। मैं इस पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे स्टार बना देता हूँ कि आपको सिर्फ यही लिखना है। हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ना खासियत, प्रबंध में क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। प्रबंध में क्या क्या विशेषताएं, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनोगे बहुत आसानी से सब कुछ समझ आते चला जाएगा, ठीक है। देखो प्रबंध में क्या क्या विशेषता है, तो इसको जाने दो, ठीक है, ये लाइन जाने दो, ये एकदम लास्ट में पढ़ेंगे आसानी से समझ में आएगा। प्रबंध की विशेषता जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो गोल को अचीव करने के लिए करा जा रहा है। जैसे तुम पढ़ रहे हो कि तुम्हें अच्छा नंबर लाना है, आगे अच्छी जॉब पानी है, ठीक है। लक्ष्य अभिमुखी प्रक्रिया या लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया का मतलब ही होता है कि जो प्रक्रिया लक्ष्य को हासिल करने के लिए करी जा रही है, समझ में आ रहा है। मतलब
अब जितनी भी प्रक्रिया है, जैसे नियोजन, 5 प्रक्रिया बताए ना तुमको, मैनेजमेंट के कितने प्रोसेस है सर, 5 प्रोसेस है। 5 में उनको क्या नाम देते हैं, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये सारी की सारी प्रक्रिया ही केवल इसीलिए करी जाती हैं कि जो संगठन का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सके। समझ में आ रहा, मतलब ये सारा का सारा प्रोसेस बस इसीलिए करा जा रहा है जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव हम उसको हासिल कर सके। अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लेट्स से मान के चलो कि कंपनी ने ऑब्जेक्टिव बनाया कि हम इस साल में इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपने सेल्स को जो है 20% से बढ़ाना चाहते हैं। अगर तुमने अपने सेल्स को 20% से बढ़ा लिया तो तुमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया, नहीं बढ़ा पाए तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, है ना। अगर तुम अपने सेल्स को बढ़ा लिए, अगले साल ही पता चलेगा सेल्स हुआ कि नहीं। अब सेल्स पता कैसे चलेगा, पिछले साल के सेल को इस साल के सेल को कंपेयर करेंगे, परसेंटेज अपने आप निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो ये करोगे अपने आप पता लग जाएगा। अब अगर तुम 20% से ज्यादा सेल किए हो तो तुमने अपने उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति कर ली, उसको तुमने अचीव कर लिया। नहीं कर पाए तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हुआ, तुम्हारी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई, बात खत्म, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बात यहाँ पर वही लिखता है, ठीक। ये प्रबंध क्या है, लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ठीक है। ये क्या है बाबू, लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया। देखो, क्योंकि प्रत्येक संस्था के पास कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अब आपको बताया ना, हर एक कंपनी के अपने अपने गोल होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए ही तो, अब देखो कोई भी कंपनी क्यों बनाता है, उसका अपना गोल होता है, ठीक है। वही चीज देखो, उद्देश्य, अब क्या हो रहा, उद्देश्य के बिना प्रबंध का कोई अस्तित्व नहीं होता, सीधी बात है। मतलब कंपनी बना लिए लेकिन पता ही नहीं है करना क्या, हम करना क्या चाहते हैं, तो क्या करेंगे कंपनी बना के, है ना। तुम पढ़ रहे हो लेकिन तुमको पता ही नहीं है मुझे मार्क्स कितना लाना है, तो क्या करोगे ऐसे में पढ़ के, है कि नहीं, तुम भी पढ़ नहीं पाओगे ढंग से। तो वही चीज है, इसीलिए सभी प्रबंधकीय क्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में ही की जाती हैं, ठीक है। यानी कि सभी की सभी एक्टिविटीज गोल को अचीव करने के लिए करी जाती हैं। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बिकॉज every organization has certain predetermined objectives and management directs collective efforts, ठीक है। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अपना गोल होता है जो पहले से डिसाइड किया गया होता है, ठीक है। और ये सभी के एफर्ट्स को एक साथ लेके आते हैं जिससे वो अपने गोल को अचीव कर पाए। विदाउट ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट हैज नो एग्जिस्टेंस, देयरफॉर ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग गोल्स, ठीक है। यानी कि अब तुम्हारे पास अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, गोल नहीं होगा, तो सीधी सी बात है तुम जो है अपने क्या, तुम अपने गोल को अचीव, तुम्हारे मतलब तुमने डिसाइड ही नहीं किया मुझे क्या करना है, तो तुम क्या हासिल कर पाओगे, कुछ नहीं। तुमने जो हासिल किया तुमको लगेगा यही बहुत है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि तुमने पहले से तो कभी तय ही नहीं किया, ठीक है। दूसरा आता है सामूहिक गतिविधि, यानी कि ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी इसको क्यों बोलते हैं, देखो आपने इतनी सारी कंपनीज देखी हैं, रिलायंस, टाटा, जियो, पीडब्ल्यू देख लो, है ना, पीडब्ल्यू, इन सारे कंपनी में केवल एक ही व्यक्ति काम कर रहा है क्या, मुझे ये बताना। ओ सॉरी, चैट तो ऑन ही नहीं किया, है ना। क्या इन सारे सभी कंपनी में केवल एक ही व्यक्ति काम करता है क्या, मुझे ये बताओ जल्दी से। इन सभी कंपनीज में केवल कोई एक ही व्यक्ति काम कर रहा है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तुम बोलोगे सर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना। तुम यही बोलोगे कि सर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कोई एक इंसान नहीं काम कर रहा है, ठीक है। सर नहीं क्लियर हुआ, कैसे नहीं क्लियर हुआ भाई, वो चीज होता ही है लक्ष्य उन्मुख, मतलब जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करा जा रहा है। अब तुम्हारी कंपनी का जो लक्ष्य होगा उसी के लिए तुम ये सारा काम कर रहे हैं, उसी के लिए तो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेच रहे हैं, है ना। बहुत लोग, बिल्कुल। तो अब अगर एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, ठीक है, एक इंसान काम नहीं कर रहा है, तो पूरे बहुत सारे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, है ना। यानी कि एक से ज्यादा व्यक्ति को समूह बोलते हैं, वन और मोर पर्सन को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रुप बोल देते हैं। और ये सब क्यों काम कर रहे हैं, गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, है ना। जो उद्देश्य है उसको हासिल करने के लिए कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है कि नहीं। तो वही है, अब जब सारे लोग एक साथ काम कर, एक्टिविटी मतलब क्या होता है, क्रिया, जब सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तो ये क्या कहलाएगा, सामूहिक गतिविधि। सिंपल बात है, बात खत्म। कि एक समूह यानी कि एक पूरा का पूरा ग्रुप जो है काम कर रहा है, ठीक है। देखो ये क्या है, क्योंकि कोई व्यक्ति सभी कार्य को अकेले नहीं कर सकता, सीधी बात है, इसीलिए विभिन्न व्यक्तियों के बीच प्रभावी सहयोग और समन्वय आवश्यक होता है, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएंगे मैंने बता दिया था बाबू, संगठन में औपचारिक रूप से नियुक्ति लोग मिलकर कार्य करते हैं और उनके संयुक्त प्रयासों से ही लक्ष्यों की प्रभावी संभव होती है, ठीक है। तो देखो, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटीज को ग्रुप एक्टिविटी इसीलिए बोलते हैं बिकॉज नो सिंगल पर्सन कैन परफॉर्म ऑल द टास्क,
अलोन, ठीक है। सो इफेक्टिव कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स इज नेसेसरी, ठीक है, समझे। पीपल फॉर्मली अपॉइंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर एंड ओनली थ्रू देयर ज्वाइंट एफर्ट्स कैन गोल, मतलब सीधी बात, अब सारे लोग जिनको हायर किया गया है वो तो इसीलिए काम कर रहे हैं ना कि कंपनी अपने गोल को अचीव कर पाए, और क्या वो कंपनी के लिए थोड़ी ना लॉयल है, वो तो अपने लिए लॉयल है। सारे लोग देखो कंपनी को ज्वाइन करते हैं केवल अपने मकसद से कि मेरा मकसद जो है वो पूरा हो जाए। उनका मकसद पूरा कब होगा, जब कंपनी का मकसद पूरा होगा। जैसे मुझे मान लो मैंने ज्वाइन किया है ना, मुझे चाहिए बहुत ज्यादा पैसा, तो जैसे जैसे कंपनी कमाएगी उससे उसी हिसाब से तो मेरी सैलरी भी बढ़ेगी ना। तो हम ज्वाइन तो करते हैं कंपनी में अपने मकसद से, लेकिन काम करने लगते हैं कंपनी के मकसद को पूरा करने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात, ये चीज, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, इसलिए इसको ग्रुप एक्टिविटी यानी कि सामूहिक गतिविधि बोल दिया जाता है। अमूर्त यानी कि इनटैंजिबल, इनटैंजिबल मतलब होता है जो दिखता नहीं है बट महसूस होता है, ठीक है। अमूर्त मतलब जो दिखेगा नहीं लेकिन महसूस होगा, हम लोग फील कर सकेंगे। अब अगर मान लो तुम मैनेजर हो, ठीक है, तुमने गोल बनाया था, तुमने बनाया था कि चलो इस साल हमें 20% का सेल्स जो है हासिल करना, हम लोग ज्यादा से 20% से ज्यादा सेल करेंगे, पिछले साल से 20% ज्यादा सेल होना चाहिए। अगर तुमने वो 20% सेल कर लिया तो तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हें पता लगेगा कि हमने सही से काम किया। अगर तुमने 20% सेल अचीव नहीं किया तो क्या होगा बताओ। अगर मान लो तुमने 20% सेल का टारगेट सोचा था ना कि हम 20% सेल्स पूरा करेंगे, ठीक है, अगर तुमने 20% सेल्स हासिल कर लिया, तुमने कर लिया 20%, पिछले साल से ज्यादा सेल हुआ इस बार, तो तुम्हें फील होगा कि हाँ हमने काम तो सही किया। और अगर तुम पिछले साल से कम सेल कर पा रहे तो इसका मतलब क्या निकलता है कि तुमने काम ढंग से नहीं किया, है ना, तुमने कोई काम को अच्छे से नहीं किया, यही मतलब निकल रहा है क्या। अगर तुमने पिछले साल से भी कम सेल किया है तो मतलब तो शायद से यही निकल रहा होगा कि तुमने काम अच्छे से नहीं किया, है ना। जल्दी बोलो। गौतम बोल रहा हाँ, ठीक है। तो देखो ये तुमको फील हो रहा ना, महसूस हो रहा ना, देख तो नहीं पा रहे हो लेकिन महसूस हो रहा कि हाँ हमने काम अच्छे से नहीं किया इसलिए हमारा सेल नहीं हुआ, ये तो महसूस हुआ। तो प्रबंध वही है, अगर तुम अपने लक्ष्य को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हो, हासिल कर लेते हो, तो तुम्हें महसूस होगा कि हमने कर लिया, हमारा मैनेजमेंट बढ़िया था, है ना। अगर तुम अपने गोल को अचीव कर लेते हो तो तुम्हें फील होगा मेरा मैनेजमेंट बढ़िया था, नहीं कर पाते तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, यही फील होगा, सिंपल बात। तो अमूर्त मतलब क्या होता है कि जो दिखता नहीं बट उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक अमूर्त प्रक्रिया है क्योंकि इसके कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन इसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। अब उपस्थिति अनुभव कैसे होगी, अगर हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही तो हमने अच्छा प्रबंध किया, नहीं हो रही तो हमने अच्छा प्रबंध नहीं किया। जब कार्य योजनाओं के अनुसार पूरे होते हैं, संगठन में व्यवस्थिता और समन्वय होता है, तब अच्छे प्रबंध का अनुभव होता है। जबकि अव्यवस्था कुप्रबंध को दर्शाती है, मतलब जब चीजें व्यवस्थित तरीके से सही समय पे सही तरह से नहीं होती हैं तो उसको अप्रबंध, मतलब प्रबंध सही नहीं है ना, बेकार है मैनेजमेंट। तो देखो अब क्या है, इंटेंजिबल फोर्स वाला है ना, बिकॉज इट्स एक्टिविटीज कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, इसको तुम फील कर सकते हो, ठीक है। व्हेन टास्क आर कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू प्लान्स एंड देयर इज ऑर्डर एंड कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट रिफ्लेक्ट्स गुड मैनेजमेंट, वेयर एज डिसऑर्डर शोज मिसमैनेजमेंट। मैं एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं, समझ में तुमको आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल सिंपल दे रहा हूं जिससे तुमको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। चलो अब तुम मुझे बस ये बताओ, अगर तुमने टारगेट बनाया, ठीक है, तुमने 11th में, अभी 11th से आ रहे हो, मान लो हुआ तो होगा नहीं एग्जाम, बिहार से होता नहीं 11th का एग्जाम, ठीक है, मुझे पता है अच्छे से, फिर भी मान के चलो, ठीक है, मान के चलो। 12th पे इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 12th आने वाला और अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा बोलने से अच्छा होता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुमको मैं खराब बोलूं कि तो कुछ भी हो जाए ना, इसलिए मैं 12th पे नहीं बोल रहा, 11th पे बोल रहा, मान लो बस, ठीक है, इसलिए मानने को कह रहा। मान लो तुमने 11th में टारगेट बनाया था कि मेरा 95% आ जाए, और अगर यही 95% आ जाता तो तुमको क्या लगता, तुमको यही लगता ना कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की तभी आया, और अगर नहीं आता तो तुमको तो यही लगता मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की इसलिए नहीं आया, है ना। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं तुमको कि अगर गोल अचीव हो गया तो मैनेजमेंट अच्छा था, यानी कि उद्देश्य हासिल हो गया तो मैनेजमेंट बढ़िया था, उद्देश्य हासिल नहीं कर पाए तो मैनेजमेंट प्रबंध खराब था, ठीक है। तो महसूस हुआ ना ये चीज भी, ठीक है। अब देखो बहुयामी का मतलब क्या होता है, प्रबंध बहुयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, मतलब ये ना एक जगह काम नहीं करता है, बहुत सारी चीजों को देखता है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजों को देखता है, ठीक है।
देखो अब क्या है, बहुयामी होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल होती है, मतलब इसमें बहुत अलग अलग तरीके के कार्य हो रहे होते हैं जिनके माध्यम से संगठन अपने उद्देश्यों को कुशलता एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त करता है। ठीक, ये चीज इसमें मुख्यतः 3 आयाम, इसमें कितने आयाम है, 3 आयाम, जो मैं बाद में बताऊंगा नीचे में इसके बाद है। ठीक है, इसमें 3 आयाम शामिल होते हैं। देखो मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है ना, ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के भी काम कर रहा है। ठीक है, देखो मल्टी डायमेंशनल because it involves different types of activities through which organization achieve its objective efficiently and effectively। ठीक है, ठीक है, इट मेनली इंक्लूड्स 3 डायमेंशन, जो 3 डायमेंशन है वो यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, वो जो है यहां पर दिए गए हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं काम का प्रबंध। बहुत सिंपल है काम का प्रबंध। देखो एक मैनेजमेंट में ना 3 चीजों को मैनेज, मतलब एक कंपनी में मैनेजमेंट 3 चीजों को मैनेज करती है। काम के प्रबंध में क्या मैनेज करती है कि कितना काम है ना, कितना काम है, तो उन काम को बांटे, क्योंकि एक ही इंसान तो सारा काम नहीं कर पाएगा, तो इस काम को बांटना होगा, है ना। इतना सारा काम है, काम को बांटो, ये वाला काम उसको दो, 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 है ना। वही चीज बोल रहा है। देखो प्रत्येक संस्था को अपने कार्यों का पूरा करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है, जैसे अस्पताल में इलाज और विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना, जिससे उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। अब देखो एक ही जगह पे तुम्हारा इलाज और एजुकेशन एक ही जगह पे नहीं हो, तुम जहां इलाज करवाने जाते हो वहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ पाओगे, तो पढ़ने के लिए अलग संस्था बनाई गई, पढ़ने के लिए स्कूल बनाई गया, कॉलेज बनाई गया, इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि यह अलग अलग काम है। ठीक है, अलग अलग काम है। देखो every organization requires management to complete its task such as treatment in a hospital and providing education in a school so that objectives can be achieved efficiently। ठीक है, ये होता देखो काम का प्रबंध, मतलब कि काम को मैनेज करना, है ना, अलग अलग कामों को मैनेज करना। लोगों का प्रबंध, अब लोगों का प्रबंध मतलब क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात। क्योंकि क्या होता है, कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मेरे भाई, तो उन सब को मैनेज करना है। ठीक है, उन सब को क्या करना है, उन सब को मैनेज करना है। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है कुछ? क्योंकि देखो समझो मेरी बात समझो, एक इंसान तो है नहीं कंपनी में, बहुत सारे इंसान है ना। अब कौन घसका हुआ है, कौन पगला है, कौन कैसा है ना, तो सभी को तो देख के चलना पड़ेगा ना, क्योंकि सभी से काम निकलवाना है कि नहीं। तो यहाँ पे वही हो जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब ही होता है कि लोगों को मैनेज करना। ठीक है, हर किसी को समझना, हर किसी की जरूरतों को जानना, उसके हिसाब से उससे काम निकलवाना। समझ में आ रही है बात, ये चीज है। देखो लोग संस्था के सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होते हैं। क्या बोल रहा है, लोग यानी कि जो इंसान है सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। सर कैसे? यही तो तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, यही तो प्रोडक्ट बनाते हैं, यही प्रोडक्ट बेचते हैं, यही बनता है प्रोडक्ट, वो बनाते हैं वो बेचते हैं, तभी तो कमा पाती है। अगर वही नहीं होंगे तो प्रोडक्ट बनाएगा कौन? बनेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, कमाओगे कैसे? इसीलिए बोल रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द कंपनी होते हैं। ठीक है, और प्रबंध उनके माध्यम से कार्य पूरा करता है, साथ ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी ध्यान रखता है। अब किसी इंसान को सैलरी चाहिए, है ना, देखो 4 लोग हैं, एक को सैलरी चाहिए, एक को पोजीशन चाहिए, हर किसी को अलग अलग कुछ भी चाहिए। ठीक है, तो वो पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट गेट्स वर्क डन थ्रू देम while also taking care of their individual needs। समझ में आई बात? ये यहां तक आपको समझ में आया कुछ? मुझे बताओ एक बार जल्दी से, डाउट्स देखते हैं जब तक। कॉस्ट कम कैसे होगा? बाबू क्लास का नोट्स बता दिया ना कि वही चीज बनाना है। ठीक है, कॉस्ट कम भाई, वो ना तुम लोग सीए इंटर में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे कॉस्टिंग, उसमें जानना होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी जान जाओगे। एग्जाम हुआ जो बहुत बढ़िया। सर प्लीज हिंदी के नीचे ही इंग्लिश लिखिए, पॉइंट्स के बाद ही नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं, क्योंकि वैसे प्रॉब्लम हो रहा है समझ। ठीक, अमूर्त को फीलिंग नहीं कह सकते हैं, अमूर्त खुद फीलिंग है। सर हिंदी मीडियम में ठीक, अमूर्त एक ही चीज दो बार। मैनेजमेंट बनने के लिए क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, एमबीए। प्लीज दिया हुआ होगा बच्चा, बुक ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। एक बार लाइव चैट नहीं देख रहा, लाइव चैट मैंने बंद कर रखा है। क्या मैंने हाँ, अगर नोट्स बना रहे हो ना तो केवल देखो, तुमको अगर ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया है, ठीक है, तो तुम वो लिख के छोड़ दो। अगर तुमको लगता है नहीं इसके अंदर का भी एक्सप्लेनेशन मेरे लिए जरूरी है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो।
हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर दोनों एक ही होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य होता है कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, साउंड नहीं जा रहा। एग्जाम्पल देकर बताइए ना, एग्जाम्पल कहाँ दे रहा है, मैं तो ठुमक ठुमक दे रहा है ना। वाह, ये क्लास लाइव है कि नहीं? नहीं, रिकॉर्डेड है। ओके ओके, मैथ्स का क्लास नहीं होगा, व्हाट इज। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए और शॉर्ट नोट्स कर दूंगा, डन। भाई साहब, एक ही चीज कितने कितने, वही तो, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस, दो क्लास में धीरे बनाएंगे, ठीक। आउट दे दिया कि मैं, और स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, बढ़े बढ़े। चलिए सर, एनसीईआरटी बुक ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो कोई बात नहीं सर, वॉइस एरर, थोड़ा रुको इंग्लिश वाले। भाई नहीं खत्म, ठीक है। चलो, अब क्या आता है, संचालन का प्रबंध, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, वो चीड़ फाड़ वाला बायोलॉजी वाला ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा मैं। ऑपरेशन मतलब कि कंपनी में जो काम होता है ना, उसको ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो कंपनी में काम चल रहा है उसको संचालन बोल देते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखो इसमें क्या है, इसमें उत्पादन, खरीद, बिक्री और लेखांकन जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं, तथा यह काम के प्रबंध और लोगों के प्रबंध के बीच समन्वय स्थापित करता है। देखो इसका मतलब है ना कि मुझे कॉमर्स आता है तो मुझे अकाउंटिंग का काम दो, है ना। ये चीज कि जिसको जो आता है उसको वही काम दो। ऐसा नहीं कि मुझे कॉमर्स आ रहा मुझे साइंस का काम दे दिया, नहीं। तो वही है संचालन, जिस इंसान को जो काम आ रहा है उसको वही देना, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड अकाउंटिंग, एंड इट एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मतलब कि जो इंसान जो काम को करने के लायक है उसको वही काम देना। जो इडली बनाना जानता है उसको इडली बनाने दो, ठीक है। उसको चाउमीन बनाने मत दो, वरना वो चाउमीन में नारियल की चटनी डाल देगा। और जो चाउमीन बनाना जानता है उसको इडली बनाने मत दो, वरना वो इडली में जो है शेजवान सॉस डाल देगा। यही होता है ना, तो वो कर देगा, समझे, ये चीज है। तो मतलब कहने का मतलब है जिस व्यक्ति को जो काम आता है वही काम करने के लिए दो, ठीक है। ये उसी के बीच का ये है, रिलेशन है। देखो बोला है ना कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बीच का कोऑर्डिनेशन है, मतलब कि क्या काम है और इंसान कौन सा काम करने के लायक है, उसके बीच में ये आता है, ठीक है। ये जोड़ता है। चलिए अब आ रहा है समग्र। समग्र को छोड़ दो, निरंतर प्रक्रिया ध्यान रखो, ठीक है। निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मतलब होता है ना लगातार चलते रहना, धुकचुक 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 धुकचुक, है ना, ये करते रहना। मतलब ये जो है ना, देखो मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट क्या है, ड्राइवर है। प्रबंध क्या है, ड्राइवर है ना, चालक है गाड़ी का। कंपनी कार है, मैनेजमेंट उसका ड्राइवर है। तो जब तक कंपनी चलेगी ना तब तक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। जब तक कंपनी चलेगी तब तक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तुमको पता है मम्मी भी मैनेजमेंट करती हैं, कैसे, पापा भी करते हैं, कैसे। हर महीना का खर्चा होता है ना। पापा को सैलरी ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा मिलती है एकदम, मतलब अंधा पैसा मिलता है। हर पापा को जो है लिमिटेड पैसा मिलता है कि इतना पैसा मिल गया, अब आपको एक महीना पूरा उसी में चलाना है, ठीक है। अब उस एक पैसे से एक महीने तक उस घर को चलाना होगा। तो समझ रहे हो उस पैसों को कितना संभाल संभाल के यूज करना पड़ता होगा कि यहाँ पे इतना। अभी याद है बचपन में पापा कई बार बोलते थे मम्मी की नहीं अभी ये नहीं दिलाएंगे। यही रीजन होता था कि कुछ पैसा ही मिलता है लोगों को, और उसी कुछ पैसे में ना उनको घर चलाना होता है, खाना पीना सब कुछ करना है, ठीक है। तुम्हारे लिए कपड़ा लेना, सारी चीजें तुम्हारे लिए करनी है मेरे भाई। तो यहाँ पे वही है, ठीक है। तो हर जगह मैनेजमेंट होता है, इसलिए बोला जा रहा है जब तक कंपनी रहेगी, जब तक कंपनी है तब तक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि कार बिना ड्राइवर के नहीं चलेगी, गाड़ी कभी भी बिना ड्राइवर के नहीं चलने वाली है ना। तो ये कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखो प्रबंधन एक निरंतर प्रक्रिया है जो नियोजन से प्रारंभ होके, ठीक है, ये नियोजन से प्रारंभ होके नियंत्रण के बाद भी समाप्त नहीं होता, ठीक है। बल्कि कमियों को दूर करने के लिए योजना पुनः बनाई जाती है और यह एक चक्र चलता रहता है, ठीक है। समझे, ये लाइन अभी आपको आगे चैप्टर में समझ में आएगी। पहला चैप्टर थोड़ा सा ना सारे चैप्टर का एक मिक्सचर है, जैसे कहो ना तो इस सारे चैप्टर का एक समरी है, ठीक है।
तो ये बस इतना जानो कि चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, जब तक कंपनी तब तक ही है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग। अब प्लानिंग आपका चैप्टर नंबर 4 है, और डज नॉट एंड इवन आफ्टर कंट्रोलिंग, एंड नहीं होता, खत्म नहीं होता, ठीक है, कंट्रोलिंग में भी खत्म नहीं होता। ये चैप्टर नंबर 8 है। इंस्टेड ऑफ, देखो सीधी बात है, तुमने टेस्ट में अच्छा नंबर, अच्छा मार्क्स लाने के लिए तुमने बहुत मेहनत करी, और अगर अच्छा मार्क्स नहीं आया तो तुम फिर दोबारा तो मेहनत करोगे ना। या फिर एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मान के चलो अभी तुम्हारा फाइनल एग्जाम होने वाला होगा, तुम टेस्ट दोगे, पहले टेस्ट में अगर नंबर अच्छा नहीं आएगा तो तुम मेहनत रोक दोगे? नहीं, तुम फिर से मेहनत करोगे, फिर नहीं आएगा, फिर मेहनत करोगे ना, मेहनत करते रहोगे जब तक तुम उस चीज को हासिल ना कर लो। तो वही है, ये भी चलता रहेगा, ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होगा, मैनेजमेंट चलता रहेगा, ठीक। अब गतिशील कार्य है, प्रबंध एक गतिशील कार्य यानी कि डायनेमिक फंक्शन है, ठीक है, डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट इज एन डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक। अब देखो डायनेमिक और गतिशील, देखो डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है ना राजा, डायनेमिक का मतलब होता है कि समय के साथ बदलता है। अच्छा तुम एक बार मुझे एक बात बताओ, तुम सोचे थे कि आज तक तुम मतलब कुछ टाइम पहले 2020 के पहले इतना ऑनलाइन का चलन था? मुझे यही बता दो बस, मुझे इतना ही बता दो बस, बताओ जल्दी, क्या 2020 के पहले ऑनलाइन का चलन था? इतनी ऑनलाइन चीजें चलती थी? सर नहीं चलती थी ऑनलाइन इतनी, है ना, इतनी ज्यादा चीजें ऑनलाइन नहीं थी, ठीक है। तो सर अचानक से आ गया, मतलब बिजनेस करने का तरीका बदला, समझ रहे हो? इसका कहने का मतलब है ना कि बिजनेस बदलता रहता है, रुका नहीं रहता तुम्हारे लिए, मतलब रुका नहीं रहेगा कभी भी, ठीक है, हमेशा बिजनेस करने का तरीका ना बदलता रहता है। तुम देखो इसके पहले नोकिया का फोन यूज होता था, 2G 3G 4G 5G, है ना, आज देखो 5G 6G भी आने वाला है सुना है, ठीक है। तो बिजनेस करने का तरीका ना साल दर साल बदलता रहता है। वैसे ही मैनेजमेंट को, अब क्योंकि मैनेजमेंट इसकी क्या है, ड्राइवर है, अब बिजनेस क्या है, वही कंपनी है, तो बिजनेस अब कंपनी है और ये ड्राइवर है, तो ड्राइवर को भी तो उसी जहां रास्ता जाएगी वहीं तो घुमा, अब रास्ता जा रहा है राइट और तुम घुमा रहे हो लेफ्ट, तो ठुक जाओगे, है ना। तो इसीलिए क्योंकि बिजनेस करने का तरीका बदलता है तो मैनेजमेंट को भी समय के साथ बदलना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू adapt itself according to the social economic political changes in the एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है। अब देखो कोविड आया तो कोविड ने बोला भैया सब ऑनलाइन घुस जाओ बिजनेस करने के लिए, सभी गए ना, किसी ने बोला हम नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय सिचुएशन डिमांड कर रहा था, परिस्थितियों के अनुकूल यही था कि आप ऑनलाइन बिजनेस करिए, तब बच के रहिएगा वरना आप मर जाइएगा, है ना। टू डील विद दिस चेंजेस मैनेजमेंट हैज टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन इट्स गोल्स एंड पॉलिसीज, देयरफॉर नथिंग इन मैनेजमेंट रिमेन्स फिक्स्ड। मतलब कि मैनेजमेंट में कुछ भी फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि हमारा बिजनेस ऑफलाइन है तो हमेशा के लिए ऑफलाइन नहीं रहेगा। अगर हमसे परिस्थिति, अगर हमसे सिचुएशन डिमांड करती है कि हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेवल पे लेके जाएं तो हम लेके जाएंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। मतलब ये समय के साथ बदलता रहेगा, एक जगह रुका नहीं रहेगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। तो प्रबंध एक गतिशील कार्य है क्योंकि प्रत्येक संस्था को बाहरी वातावरण में होने वाले, ठीक है, बाहरी वातावरण मतलब कोविड आ गया, कभी वॉर हो गया, कभी सरकार ने नोटबंदी कर दी, कभी जीएसटी आ गया, इन सभी चीजों से डील करना होता है, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को बदलना पड़ता है, ठीक है, ये चीज। इन परिवर्तनों का सामना करने के लिए प्रबंध को अपने लक्ष्यों एवं नीतियों के आवश्यक परिवर्तन करने पड़ते हैं, इसलिए प्रबंध में कुछ भी स्थिर नहीं होता, ठीक, डन। और लास्ट आता है सर्वव्यापी कार्य, ठीक है। सर्वव्यापी मतलब होता है यानी कि परवेसिव। अब परवेसिव का मतलब है हर जगह, ठीक है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूं, जैसे मैनेजमेंट, जैसे बिजनेस यहां पे होता है, ठीक है, जैसे बिजनेस यहां पर होता है, क्या वैसे ही बिजनेस अमेरिका में होता है? हाँ सर होता है, है ना, वैसे ही अमेरिका में भी होता है। मतलब मैनेजमेंट तो हर जगह सेम ही होता है ना, मैनेजमेंट तो हर जगह सेम ही होता है ना राजा, बोलो जल्दी। चलो वो भी छोड़ो, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट हम लोग भी, कंपनी भी करती है, हमारी मम्मी पापा भी करते हैं, घर में कितना खर्चा होना है नहीं होना है, तुम भी पढ़ते हो तो तुम भी मैनेजमेंट करते हो। सर कैसे? तुम पढ़ते हो तो टाइम टेबल बनाते हो ना, कितने से इतने देर अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, इतने से इतने देर जो है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे, इतने से इतने देर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो ये तुम क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट ही तो कर रहे हो ना, समय के साथ चीजों को ऐड कर रहे हो ना, हाँ कि ना, वही कर रहे हो ना, तुम भी तो मैनेजमेंट ही कर रहे हो। तो देखो एक कंपनी में भी है और तुम तो कंपनी नहीं हो, तुम भी मैनेजमेंट कर रहे हो। मम्मी कंपनी है क्या? मम्मी भी नहीं है कि नहीं, मम्मी भी नहीं है,
तो फिर मैनेजमेंट हर जगह होता है, ठीक है, चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे आपका संगठन हो, चाहे आपका संगठन ना हो, चाहे आप प्रॉफिट कमाने के लिए काम करो, चाहे आप प्रॉफिट कमाने के लिए काम ना कर रहे हो, ठीक है, ये चीज। बाबू पहला क्लास है इसीलिए इशू आ रहा, मैं बोल रहा, ठीक है, याद कुछ नहीं करना, बस जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, सब समझ आता जाएगा और इजिली होता जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये वही है, सर्व परवेसिव मतलब होता है ना जो हर जगह पर है, एक जगह नहीं सारे जगहों पर है, ठीक है, ये चीज। तो देखो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव विच मीन्स इट इज एप्लीकेबल इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिजनेस और नॉन बिजनेस, ठीक है, लिखा ना, या तो वो बिजनेस होगा या वो बिजनेस नहीं होगा, मतलब मैनेजमेंट हर जगह, मम्मी भी कर रहे, पापा भी कर रहे, है ना। ठीक है, जो हाईलाइट कर रहा ना वही लिखना है नोट्स में आपको, ठीक है। और देखो ड्यू टू डिफरेंसेस इन कल्चर ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज द मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट में डिफर बट इट नीड रिमेन सेम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैनेजमेंट की जरूरत तो हर जगह है, इंडिया में जितनी जरूरत है उतनी ज्यादा अमेरिका में भी है ना, तो उसी की बात कर रहा है कि ये हर जगह पे है, ठीक है। तो सर्वव्यापी कार्य है, अर्थात यह हर प्रकार की संस्था में लागू होता है, चाहे वो व्यवसायिक हो या गैर व्यवसायिक हो, ठीक है, और हर जगह इसकी आवश्यकता होती है। विभिन्न संस्थाएं एवं देशों में संस्कृति परंपरा एवं इतिहास के कारण प्रबंध के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता हर जगह बनी रहती है। अब कंपनी चलाने के लिए जिस जगह पे भी कंपनी है वहां मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, ठीक है। ठीक है, क्लियर। वो तो आप देखोगे ना, आप कितना सुंदर लिखते हो, उस हिसाब से नोट्स बनेगा ना बाबू। सर बिजनेस ट्रेन नोट कितने बता दिया आपके समय। थैंक यू सर। मैनेजमेंट का कौन सा मीनिंग नोट कर बता, मार्क कर दिया था मैंने, ऐसे करके स्टार बनाया है, ठीक है, वही नोट करना आपको। सर नोट्स कैसे बन, अलग से वीडियो में बता दूंगा। हाँ थोड़ा बताना, देखो एग्जाम के लिए ना मैं तुमको अलग से पीडीएफ दूंगा एग्जाम के टाइम पे, अभी एग्जाम के लिए टेंशन मत लो, अभी आए हो नॉलेज के लिए पढ़ो, एग्जाम के टाइम पे मैं तैयारी करवा दूंगा एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। सब आएगा, कुछ क्लास रुको, सब समझ में आएगा, ठीक है। सर नोट्स बता दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, नोट बता दूंगा। सीए से मैच करता है नहीं, सीए में बिजनेस स्टडीज होता ही नहीं है बच्चा, याद ही नहीं हो पा रहा, अभी याद करना भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के अपने आखिरी टॉपिक पे, ठीक है, आज के अपने आखिरी टॉपिक पे उद्देश्य, जिसका मतलब मैंने बता दिया था। उद्देश्य मतलब क्या होता है, वो अंतिम परिणाम जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब वो फाइनल रिजल्ट जो हम अचीव करना चाहते हैं। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सीए बनना, या अभी फिलहाल देखो तो 12th में अच्छा मार्क्स लाना, 95 टॉप करना, रैंक 1, है ना, तो रैंक 1 तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। वैसे ही कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे सेल्स बढ़ाना, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना, मुझे प्रोडक्ट को नंबर 1 पे ले जाना है, ठीक है, ये उद्देश्य यानी कि इसी को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आर द फाइनल रिजल्ट फॉर विच ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड एंड ऑन द बेसिस ऑन विच प्रोग्रेस इज मेजर्ड, ठीक है। ईच ऑर्गेनाइजेशन में हैव डिफरेंट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि हर किसी का अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, बट द जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर कॉमन टू ऑल एंड दे आर अचीव्ड थ्रू मैनेजमेंट। यानी कि यही बात मैंने तुमको बताई थी ना कि प्रत्येक व्यक्ति का, हर एक इंसान का अलग अलग ऑब्जेक्टिव, मेरा सैलरी होगा, किसी का पोजीशन होगा, अच्छा पोजीशन लेना, किसी का होगा मुझे अच्छी कंपनी में जाना है, ठीक है, ये सभी का होता है अलग, लेकिन जब ये कंपनी में जाते हैं ना तब ये एक जनरल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव है उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, उद्देश्य का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वे अंतिम परिणाम होते हैं जिनके लिए संस्था की सभी गतिविधियों को निर्देशित किया जाता है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही तुमको बता दिया, ठीक है, जिनके आधार पर प्रगति का आंकलन भी किया जाता है, ठीक। प्रत्येक संस्था के विशिष्ट उद्देश्य अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य उद्देश्य सभी के लिए समान होते हैं और इन्हें प्रबंध द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब प्रबंध के उद्देश्य कितने होते हैं, ध्यान रखना, प्रबंध के जो है ना कुल 3 उद्देश्य होते हैं, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट के जो है
टोटल 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। अरे यार ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव उसने तो लिखा ही नहीं हेडिंग में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट के कुल 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। हर एक मैनेजमेंट के यानी कि प्रबंध के कुल कितने उद्देश्य होते हैं? प्रबंध के कुल 3 उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अब वो 3 उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? वो 3 उद्देश्य अलग अलग होते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों। एक होता है संगठनात्मक, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, संगठनात्मक उद्देश्य, ठीक है। सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य, ठीक है। अब संगठनात्मक के अपने 3 अलग निकलते हैं, ठीक है। संगठनात्मक के अपने अलग 3 निकलते हैं। पहला होता है जीवित रहना, समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, ठीक है, यहीं से समझा दूंगा, टेंशन नॉट। जीवित, लाभ, वृद्धि, ठीक है। मतलब कि टोटल कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके सर? 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके टोटल 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक। टोटल ऑब्जेक्टिव इसके 3 होता है। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के कुल टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल के अपने 3 ऑब्जेक्टिव और अलग होते हैं, ठीक है। इसके अपने 3 अलग और ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक। अब इसमें होता है सबसे पहला सर्वाइवल। अरे यार कहां लिखूं? इसका सबसे पहला अपना होता है सर्वाइवल, ठीक है। दूसरा होता है प्रॉफिट, ग्रोथ। ये चार्ट है, छोटा सा बना के दिया है, ठीक है, ये चाहो तो तुम बना लेना। अब समझना मेरी बात, देखो हर मैनेजमेंट के कुल 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है ना ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि संस्था की, मतलब ये कंपनी के उद्देश्य हैं, ठीक है। ये जो है ना ये कंपनी के उद्देश्य होते हैं। कंपनी के 3 उद्देश्य होते हैं। तुम एक बात मेरी समझना, एक बिजनेस ओनर, तुम अपने आप को कोई किसी बिजनेस का मालिक समझो। समझो तुमने अभी नया नया बिजनेस चालू किया है, ठीक है। तुमने क्या किया? तुमने अभी अपना नया नया जो है व्यवसाय बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तुमने अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मुझे बस सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम यही चाहोगे कि पहले दिन हम बम्पर प्रॉफिट कमाएं, कि ये चाहोगे कि हम इस बहुत टफ कंपटीशन से निकल जाएं, टिके रहें? इतना सारा कंपटीशन है मार्केट में, किसी किसी तरह से मेरा बिजनेस चलता रहे, टिका रहे, ये चाहोगे? या ऑप्शन ए चाहोगे, ऑप्शन बी? ऑप्शन ए में बम्पर प्रॉफिट कमाना, ऑप्शन बी में कि किसी तरीके से मेरा बिजनेस सर्वाइव कर जाए, टिका रहे, बचा रह जाए, है ना, कुछ साल तक चलता रह जाए। जल्दी बताओ तुम क्या चाहोगे? मेरे हिसाब से तुम बम्पर प्रॉफिट कमाना तो नहीं चाहोगे, यही चाहोगे कि मेरा बिजनेस जो है टिका रह जाए, शायद से, है ना, कि किसी तरीके से मेरा बिजनेस जो है सरवाइव कर ले इतना सारा प्रॉफिट, इतने सारे कंपटीशन में से, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए डन, बिल्कुल सही है आपने। तो अब वही चीज बोल रहा है ना यहाँ पर कि सर्वाइवल, सबसे पहले किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, यानी कि जीवित रहना, हम टिके रहें, ठीक है। सबसे पहले होता है कि हम इतने सारे कंपटीशन में टिके रहें, जिंदा रहें। हम कंपटीशन से दब के, हम होता नहीं कि कंपटीशन से दब के बिजनेस बंद हो जाता है, तो हमें बंद नहीं होना, हमें किसी तरीके से टिके रहना है, जिंदा रहना है, ठीक है। उसके बाद होता है अब टिके रह गए, अब पता कैसे चलेगा कि हम टिक रहे हैं, हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं? तो सर्वाइवल एक ही तरीके से पता लगता है, ब्रेक इवन पॉइंट से। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है ना जहां पर आप ना तो प्रॉफिट करते हो ना ही लॉस करते हो, ठीक है सर। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, वो एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर आप ना प्रॉफिट कर रहे हो ना लॉस कर रहे हो। क्या कहना चाह रहे हो सर? मतलब आपने जितना पैसा लगाया था ना, आप उतना कमा रहे हो,
सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आपने 40 रुपए लगाया तो आप 40 ही कमा रहे हो? जी हाँ, मतलब मैंने 40 रुपए लगाए बिजनेस में और मैं 40 रुपए ही कमा रहा हूं, तो मैं उतना तो कमा रहा हूं ना कि मैंने जितना लगाया एटलीस्ट मैं उतना तो कवर कर पा रहा हूं। मैंने 40 रुपए लगाए हैं और मैं 40 रुपए कमा पा रहा हूं, तो इतना तो काफी है मेरे लिए बिजनेस को चलाने के लिए, है कि नहीं? तो कुछ सालों तक मैं यही कर रहा था, कॉस्ट कवर कर रहा था। यानी कि यहाँ पे होता है सर्वाइव कैसे होगा, तो कॉस्ट को कवर करके, है ना, लागत को कवर करके, ठीक है। अब कुछ सालों तक चला, अब मेरा बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा। तो अब जब बिजनेस ठीक ठाक चलने लगेगा तो तुम तो यही चाहोगे कि भाई अब तो मेरा बिजनेस टिक गया, है ना, अच्छा खासा टिक गया, लोग जानने लगे हैं, तो अब तो मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। तो फिर आप जाते हो प्रॉफिट पे, कंपनी जाती है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कमाने पे जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा ना, तो आप बोलोगे यार इतना सारा पैसा इसका क्या करें। तो इससे ना, अभी तो हम एक बिजनेस से कमा रहे हैं, 2-3 और बिजनेस खोलते हैं, उससे भी कमाएंगे। अब 2-3 बिजनेस अगर तुमने खोला यानी कि तुम्हारी ग्रोथ हुई है, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना बढ़ा रहे हो, है ना, तुम अपनी वृद्धि कर रहे हो। लेकिन सिर्फ 2-3 बिजनेस खोलना ग्रोथ नहीं गिना जाता। तुम हर साल ज्यादा से ज्यादा सेल कर रहे हैं, तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हो रहे हैं, इन सभी को ग्रोथ का नाम देते हैं, वृद्धि का नाम देते हैं। समझ में आया? तो हर एक कंपनी के अपने ये 3 उद्देश्य होता है। सबसे पहले किसी तरीके से हम कंपटीशन से दब के नहीं मरे, कंपटीशन से बच गए तो हम प्रॉफिट कमाने का सोचेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे तो हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचेंगे। समझे ना ये चीज? समझे ना ये चीज? ठीक है, चलो आगे आगे। अब ये तो हो गया, अब सोशल आता है। सोशल मतलब समाज, ठीक है, समाज। समाज मतलब देखो सीधी बात है, अभी लेस देखते हो, मैगी देखते हो, कुरकुरे देखते हो। अच्छा लेस एग्जांपल लेते हैं, लेस चिप्स है, चिप्स को बनाने के लिए क्या लगता है, आलू। आलू आता कहां से सर, किसान से लेके आते हैं। यानी कि लेस बनाने के लिए कंपनी जाती है किसान के पास कि बेटा आलू दे दो, वो आलू लेके आएगा, लेस बनाएगा, मार्केट में बेचेगा, तब कमाएगा। बेच भी किसको रहा है सर, कस्टमर। कस्टमर कहां आता है, समाज में आता है। तो सर अगर कस्टमर को बेच रहा है तो फोकट में तो बेच नहीं रहा, पैसा लेगा बदले में, कॉमर्स वाले हैं, पैसा लेगा। पैसा ले लिया, पैसा लिया तो क्या हो गया, पैसा लेने से सर पैसा लिया तो उसने समाज को प्रोडक्ट दिया, बदले में पैसे लिए। क्या पैसा लेने के नाते उसकी ये ड्यूटी नहीं बनती कि जितना वो पैसा दे रहा उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट दे? मतलब अगर तुम किसी से मोटा पैसा चाहे, मोटा पैसा इन द सेंस कि अच्छा खासा पैसा ले रहे हो, ठीक है, तो क्या ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको देंगे? बिल्कुल बनती है ना? तो वही चीज, अगर तुम समाज के साथ गलत करोगे तो समाज तुमको एक दिन लात मार के भगाएगा। एग्जाम्पल सर, मान के चलो तुम्हारी समोसे की दुकान है, ठीक है, तुमने कुछ समय तक सारे कस्टमर को, ग्राहक को बहुत ठगा। एक ही दुकान है बेटा, जाओगे कहां, 40 में एक समोसा, एक ही दुकान है इकलौता। अब कुछ समय बाद 3-4 और दुकान, समोसे का और दुकान खोल गया। अब तो तुम्हारे लिए कंपटीशन आ गया, है ना? अब तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, अब तो तुम्हारे लिए कंपटीशन आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब तो तुम्हारे लिए कंपटीशन आ गया, आया ना, बोलो। तो अब क्या होगा, अब तो कस्टमर बोलेगा बेटा बहुत तेज बने थे, अब तो हम इधर से लेंगे, तुम 40 में देते थे। तो अगर तुम समाज को ठगोगे तो एक दिन तुमको लात मार के भगाएगा, भागा ना तुमको। तो वही चीज है, ठीक है। और लास्ट आता पर्सनल। पर्सनल क्या है कि हर एक इंसान का ऑब्जेक्टिव, तुम्हारी कंपनी में जितने भी इंसान काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। बोला ना, हर कोई अलग अलग उद्देश्य से आता, कोई सैलरी लेना चाहता, कोई नंबर 1 कंपनी में जाना चाहता, कोई CEO बनना चाहता, कोई मैनेजर बनना चाहता, अलग अलग सभी के उद्देश्य होते हैं, है कि नहीं? तो यही है। अब एक बार पढ़ो, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो संगठनात्मक उद्देश्य क्या होता है, संगठन का उद्देश्य, ठीक है। संगठनात्मक उद्देश्य मतलब होता है संगठन का उद्देश्य। देखो प्रबंध का कार्य विभिन्न हितधारकों जैसे ग्राहक, कर्मचारी, अरे हटना भाई, ठीक है। देखो समझे यहां तक? अब यह क्या बोल रहा है, संगठनात्मक उद्देश्य है, ठीक है। यहां प्रबंध का कार्य जो है विभिन्न हितधारकों जैसे ग्राहक, कर्मचारी, शेयर धारक और सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य को स्थापित एवं प्राप्त करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य मानव एवं भौतिक संसाधनों का कुशल एवं प्रभावी उपयोग करना है, ठीक है। समझे? अब जिससे, देखो अब वही बोला, जिससे आर्थिक उद्देश्य, अस्तित्व, लाभ और विकास को किया जा सके, ठीक है। यानी कि तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज सेट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स बाय कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स सच एज कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स एंड द गवर्नमेंट। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव is the efficient and effective use of human and physical
रिसोर्स टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वही बात देखो अब आएगा, अस्तित्व है ना। अस्तित्व मतलब सर सरवाइव कर जाना है किसी तरीके से बिजनेस को, ठीक है, सर्वाइवल है ना। देखो किसी भी व्यवसाय का मूल उद्देश्य, यहाँ पे पढ़ो, किसी भी व्यवसाय का मूल उद्देश्य अस्तित्व बनाए रखना होता है, जिसके लिए संस्था को पर्याप्त राजस्व अर्जित करना आवश्यक है। मतलब द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू एंश्योर इट्स सर्वाइवल फॉर विच इट इज नेसेसरी टू अर्न सफिशिएंट रेवेन्यू, ठीक है। मैनेजमेंट एंश्योर्स द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय टेकिंग वेरियस बिजनेस डिसीजन। प्रबंध विभिन्न व्यवसायिक निर्णय लेकर संस्था के दीर्घकालीन अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। मतलब मैनेजमेंट सही सही डिसीजन लेकर कंपनी को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा आता है आपका लाभ, ठीक है। पहला हो गया अस्तित्व, दूसरा हो गया लाभ, यानी कि अब तो टिके रहेगा, तुम्हारा बिजनेस तो टिका रहेगा। अब आता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो देखो अर्निंग प्रॉफिट इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस एंड इट इज द ड्राइविंग फोर्स दैट कीप्स द बिजनेस रनिंग। यानी कि प्रॉफिट से ही तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा, है ना। तो ड्राइविंग फोर्स है ये तुम्हारे बिजनेस को चलाने के लिए, प्रॉफिट ही है। तुम कब तक 40 रुपया लगा के 40 रुपया कमाओगे और तुम सोचोगे हम बिजनेस कर लेंगे? नहीं, हम कभी ना कभी तो चाहोगे कि 40 लगाए तो अब 100 कमाए, तो यही तो 100 रुपया तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। तो लाभ कमाना संस्था की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य होता है और यह व्यवसाय को संचालित रखने के प्रेरक शक्ति है, ठीक है। प्रॉफिट इज नेसेसरी टू डील विथ कॉस्ट एंड रिस्क टू एंश्योर द कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ द, जो बात बोला, यानी कि प्रॉफिट जरूरी है क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा आएगा। अब प्रॉफिट नहीं करेंगे तो हम खर्चा को कवर कहां से करेंगे, है ना, वो चीज। तो लाभ लागत एवं जोखिमों से निपटने के लिए आवश्यक होता है और संस्था के संचालन को निरंतर बनाए रखता है। पैसा नहीं कमाएंगे तो कंपनी चलाएंगे कैसे। तीसरा विकास, ठीक है, यानी कि देखो अब बिजनेस मस्ट ग्रो कंटिन्यूअसली टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक बिजनेस को आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्या, अपना नाम बनाए रखने के लिए। जैसे टाटा, रिलायंस, देखो ना कितनी पुरानी कंपनी है, बाटा, एक्शन, एशियन, है ना। तो ये सारी चीजें, व्यवसाय को लंबे समय तक बाजार में बने रहने के लिए निरंतर विकास करना आवश्यक है। ग्रोथ इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। यानी कि बोल रहा है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। तो अगर तुम्हारा ब्रांच बढ़ रहा है, अगर तुम्हारे कस्टमर बढ़ रहे हैं, अगर तुम्हारा कैपिटल बढ़ रहा है तो तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा है। पहले तुम्हारे बिजनेस में 4 लाख रुपए लगे थे, अब तुम्हारे बिजनेस में 7 लाख रुपए लगे हैं। इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस बड़ा हुआ है ना, तभी तो 7 लाख हो गए, ठीक है। तो देखो विकास को पूंजी निवेश, बिक्री की मात्रा, उत्पादों की संख्या एवं कर्मचारियों की संख्या के में वृद्धि के आधार पर मापा जाता है, ठीक है। अब आता है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य का मतलब होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब ही है कि आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो, है ना, आप सोसाइटी के भले के लिए कर रहे हो। देखो since an organization is a part of society it is committed to fulfilling social responsibility। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी का भला कैसे किया जा सकता है? सर अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो सोसाइटी में से कुछ लोगों को जॉब दे दो, उनको जॉब दोगे तो वो कमाएंगे तो वो अपनी लाइफ स्टाइल जी पाएंगे, है ना। या फिर अगर आप अच्छा खासा कमाते हो, कुछ लोगों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स दे दो, स्कूल्स खुलवा दो, हॉस्पिटल खुलवा दो जहां पे आप बहुत कम पैसे में इलाज करवा दो, कम पैसे में उनको शिक्षा प्राप्त करवा दो, उनको पढ़ाई करवाओ, है ना। इससे क्या होगा, समाज का भला होगा। और जितना ज्यादा आप समाज का भला करोगे, समाज उतना ज्यादा आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। बेस्ट एग्जांपल इसके लिए टाटा ग्रुप है। तुम टाटा ग्रुप के बारे में कभी लोगों से सुने होगे तो सब क्या बोलते हैं कि टाटा ग्रुप हमेशा समाज का भला करती है। तो देखो सारे लोग टाटा की गाड़ी खरीदना भी चाहते हैं। तो तुम जितना ज्यादा सोसाइटी को वैल्यू दोगे ना, सोसाइटी भी तुमको उतना ही वैल्यू देगी, ठीक है, ये चीज। तो सोशल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स लाइक हेल्थ, सेफ्टी, लेबर प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन एंड प्राइस रेगुलेशन, ठीक है। मतलब अब ये भी है कि अगर हम सोसाइटी से पैसा ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामाजिक उद्देश्य में आता है। सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब ही है कि समाज के अच्छे के लिए काम करना, जहां से समाज को फायदा हो ना कि नुकसान, ठीक है। तो देखो संस्था समाज का एक हिस्सा होने के कारण सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होती है, इसीलिए उसे समाज के प्रति उत्तरदायी रहना। अब संस्था से समाज का हिस्सा कैसे हो गई, अभी तो बताया था। तुम कमा भी रहे हो समाज के वजह से और प्रोडक्ट बना भी रहे हो समाज की वजह से, तो तुम समाज का भला क्यों नहीं करोगे, है ना। तो सामाजिक उद्देश्यों में स्वास्थ्य, सुरक्षा, श्रम प्रथाएं, पर्यावरण अनुकूल उत्पादन एवं मूल्य विनियम जैसे पहलू शामिल होते हैं, ठीक है। और आज का लास्ट आता है व्यक्तिगत उद्देश्य, ठीक है। व्यक्तिगत उद्देश्य मतलब पहले भी बता दिया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है भाई कि
हर इंसान की अपनी अपनी जरूरत। देखो तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, ये कंपनी के एम्प्लॉय से जुड़े हुए हैं। अब कोई एम्प्लॉय चाहता मुझे सैलरी चाहिए, कोई चाहता मुझे अच्छा पोजीशन चाहिए, कोई चाहता मुझे अच्छी जॉब चाहिए, कोई चाहता है मुझे इज्जत चाहिए, है ना। तो वही है, एज एवरी इंडिविजुअल वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर पर्सनल नीड्स। सिंपल है ना। तो हर कोई काम कर रहा है अपनी पर्सनल जरूरत को पूरा करने के लिए। तो देखो व्यक्तिगत उद्देश्य कर्मचारियों से संबंधित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्था में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये है, ये आपको ना मैंने बस एमसीक्यू के लिए दिया, ये आपको रीडिंग के लिए, ये थोड़ा सा ना हो सकता है एमसीक्यू में पूछ लेगा, ये समझाने के लिए नहीं, ये बस रीड करने के लिए। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, पूछेगा क्या कि ये ना राइटर्स के नेम पूछे, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ अलग अलग राइटर के डेफिनेशन दे दिए, सभी का मतलब प्रबंध का मतलब एक ही निकलता है। ठीक है, तो ये अलग अलग राइटर्स ने ये बुक हटा ही देते हैं इसको। ठीक है, ये मैं तुमको ना एमसीक्यू में कवर कर दूंगा या बाद में दे दूंगा, इसको मैं नोट से हटा देता हूँ, बेवजह लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए सारी चीजें समझ में आ गई। सर स्टार्टिंग में लॉस हो गया बिजनेस में, तो वेट करो, प्रॉफिट तो होगा ही, धीरे धीरे आएगा बच्चा पार्टी। ठीक है सर, ये तो 11th में भी था ना। हाँ सही बोला सरस। स्टेक होल्डर